अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप अक्सर देखते हैं कि हम अपने इस शो में रिश्तों के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, रिश्तों को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे रिश्तों के दरमियान कोई एक ऐसी बड़ी चीज़ आ जाती है कि सगे बहन भाई एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सगे बहन भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लोग फ़ौरन आंखें फेर लेते हैं, यतीमों का हक भी मारने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। और वो चीज़ है जायदाद, विरासत। और इसका तो कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये जो विरासत है, ये जो ज़मीन है, ये भी फितने का बाइस बनती है। और हम वो देखते हैं कि किस तरीके से मतलब सगा खून सफ़ेद हो जाता है। बहनों को एक लंबे अरसे तक अपने भाइयों से कानूनी जंग लड़नी पड़ती है अपना हक मांगने के लिए। यतीमों को उनकी विरासत से महरूम कर दिया जाता है। और स्पेशली मैंने देखा है कि अगर ख़ानदान में कोई लड़की हो कि जिसके हिस्से में विरासत का बड़ा चंक आ रहा हो, तो किस तरीके से कोशिश की जाती है कि इसकी शादी ही ना की जाए, ताकि जो इसके हिस्से की जो जायदाद है वो कहीं घर से बाहर ना चली जाए। आपके भी विरासत के हवाले से, जायदाद के हवाले से कोई मसला हो तो आप लोग आज हमारे शो में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि विरासत और जायदाद के बंटवारे के हवाले से शरीयत क्या कहती है, कानून क्या कहती है, और अगर आपको किसी किस्म की लीगल असिस्टेंस चाहिए हो तो मतलब शो में आपको कोई मशवरा चाहिए हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। जी, तो शो में हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन काजी जो कि लीगल एडवाइज़र हैं, हमारे साथ शकील बेग साहब मौजूद हैं, हेड ऑफ़ कंज्यूमर डिपार्टमेंट हैं, और साथ में हमारे साथ हुसन बानो साहिबा भी मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हैं। और बस थोड़ी देर में हमें मुफ्ती इमरान हक कल्याणी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और हमारे इस पैनल का हिस्सा होंगे। आप तीनों को मैं शो में खुश आमदीद कहूँगी। और सबसे पहले तो वैसे मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान की अदालतों में विरासत के तकसीम के हवाले और इस पर जो डिस्प्यूट के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पे कितने केसेस रिपोर्ट होते होंगे? देखें, इस हिसाब से लाखों हज़ारों केसेस जैसे आप देखे जाएं तो होते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तकरीबन डेली बेसिस पे 10-15 ये केसेस रिपोर्टेड हो। जी सही, ठीक है। तो उसमें फिर क्या देखते हैं कि यूजुअली जो आ रहा होता है, जो जिस्ट आपको समझ में आ रही थी वो क्या है? वो बहनें ज़्यादा करती हैं, भाइयों के दरमियान डिस्प्यूट होता है, तो क्या होता है उसमें? देखिए, उसमें सिर्फ बहन भाइयों में डिस्प्यूट नहीं होता, और भी डिस्प्यूट होते हैं, भाइयों में भी होते हैं। देखिए, ज़्यादातर बहनों को तो सबसे पहले हिस्सा नहीं दिया जाता, कहा जाता है कि माफ़ कर दिया जाए। तो वो भी बचपन से टर्म सुनते आ रहे हैं और अभी तक ये टर्म जिंदा है जी कि हाँ, कि माफ़ कर देना बहन, माफ़ कर दे। तो भाई बहन कमज़ोर है, हाय बहन माफ़ कर दे। नहीं, भाई कमज़ोर कैसे है? भाई न वही कि अगर भाई बेचारा कुछ कमाता नहीं है तो फिर वो बहन अपना हिस्सा माफ़ कर देना, कि माँ बाप को चाहे घर ही हो, जैसे बहन का भी हिस्सा था तो वो माफ़ कर दे और कुछ चीज़ हिस्सा माफ़ कर दे, बिल्कुल बर्डन ना हो। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो विरासत का इल्म है उसको सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, ताकि उनको इल्म हो कि ये क्या है। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है कि आपने हिस्सा देना है तो आपने देना है। अच्छा, क्योंकि दीनी पहलू भी ऑफ कोर्स में बहुत मैटर करता है। हमारे साथ मुफ्ती इमरान हक कल्याणी साहब भी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत अरसे के बाद जी डॉक्टर साहब आज हमारे शो में हमारी जीने देखते जी। अच्छा, आप मुझे बताएं वैसे जो यूजुअली जो ज़्यादातर केसेस होते हैं उनकी नौयत क्या होती है, जो विरासत के जो केसेस होते हैं? बेसिकली यही होता है कि वालिदैन जब तक हयात हैं तो चीज़ें चल रही होती हैं। माँ बाप का काम भी है कि सबको बैलेंस में लेके जाना। ज़्यादा डिस्प्यूट जो स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है कि पेरेंट्स में से अगर किसी की डेथ हो गई, स्पेशली फादर की, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट आता है सिबलिंग्स के बीच में कि भाई नहीं ये हिस्सा मेरा है या ये हिस्सा मेरा है। या अमूमन ये होता है कि नहीं, माँ जब तक हयात है इस जगह को रहने देते हैं, हम इस जगह को सेल आउट नहीं करते, माँ के बाद जो है हम इस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये तो हर इंसान की अपनी तरबियत और इखलाक है। अदरवाइज़ एज़ पर शरिया और एज़ पर ला जो जिसका इंतकाल हुआ है उसका जो भी हिस्सा है वो उनके लीगल हेयर्स में
डिस्प्यूट किया जाता है, इस पर शरिया सूरह निसा में भी ये चीज़ लिखी हुई है, बाकायदा मेंशन है कि जो भी हिस्सा है वो इस पर शरिया डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। नहीं किया जाता तो फिर बाद में यही कोर्ट के कचहरियों के चक्कर आ जाते हैं, फिर मरने वाले के ऊपर भी अजाब है कि आप अपने ज़िंदगी में नहीं किया या उस चीज़ को डिले किया, क्योंकि इस चीज़ को डिले करना भी अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब, कितने शरीयत में अगर देखा जाए तो कितने सख्त अहकामात हैं इस हवाले से, विरासत में की तकसीम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इल्म शरीयत में ना इसको इल्मुल फ़राइज़ कहा गया है, मीरास के इल्म को, कि फ़राइज़ का इल्म है। और उलमा कराम ने, फ़ुक़हा ने कुरान हदीस की रोशनी में बयान फरमाया कि मरने वाले की मिल्कियत में अगर एक सुई भी है ना तो भी शरिया के कानून के मुताबिक ये होगा कि मीरास में अब डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तकसीम होगी, सुई तक भी अगर है तो उसमें सख्ती इस लिहाज से बहुत है कि इल्मुल फ़राइज़ जब कहा गया कि नहीं, मरने वाले के मरने के बाद सबसे पहला फरीज़ा यही है कि उसकी जो भी चीज़ें हैं, पैसा, कैश, कपड़े वगैरह, जूते, चप्पल, इवन घड़ी वड़ी, सब जो चीज़ें हैं, मर्द औरत सब वो चीज़ें उनकी तकसीम बराबर की जाएंगी। अब बराबर से मतलब ये कि जो शरीयत ने हिस्सा रखा कि जी जैसे मर्द के अगर 50,000 है तो उसकी बहन के 25,000 रुपये होंगे, वो एक अलग डिस्कशन है, क्यों क्या हो जाए। अच्छा, इसकी जो मुख्तलिफ सूरतें होती हैं ये कि अब जाहिर सी बात है कि इंतकाल के फ़ौरन बाद तो ये सारी चीज़ें, ख़ासतौर पर घर का जो मामला आता है ना, वो बड़ा सीरियस मैटर होता है कि अगर फ़ौरन घर को तकसीम कर दिया जाए तो फिर बेवा कहाँ जाए, भाई भाभी, अब जॉइंट फैमिली हमारे ज़्यादातर होती हैं, वो कहाँ जाएँ। तो उसका एक आसान तरीका ये होता है कि एक तो अगर सारे उनके अंडरस्टैंडिंग है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो सब, जैसे अभी मैडम ने कहा कि भाई वालिदा के नाम कर दिया जाता है, तो ज़बानी तौर पे भी अगर सारे वरसा जो औलाद हैं वो मिलके कहते हैं कि जी जो हमारे अब्बा की प्रॉपर्टी हमें मिली है मीरास में, या जो भी चीज़ें हैं वो हम अपनी खुशी और अख्तियार से अपनी वालिदा की मिल्कियत में दे देते हैं, चाहे उसकी पेपर वर्क ना भी हुआ हो तो वो चला जाता है, वो उनकी मिल्कियत में ज़बानी चला जाता है। एहतियात ये है कि उसके ऊपर एक जो ना वो डॉक्यूमेंटेशन भी कर लें कि भाई कोई स्टाम्प पेपर वगैरह भी लिख लें। और आजकल तो मैं अक्सर कहता हूँ। अच्छा इमरान भी मुझे बताएं, फिर अगर चाहे बाप की विरासत हो या माँ की विरासत हो तो उसमें जो तकसीम का तरीक़ाकार है वो सेम है कि बेटे का जो है वो 2 हिस्से हैं, बेटी का 1 हिस्सा है, वो ऐसे ही होगा जी। हाँ। अच्छा, तो लेकिन जो अभी आपने बात की, इन्होंने कहा कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें वो तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम किसी को अगर ये बात करेंगे जी आप अपनी ज़रा वसीयत तैयार कर ले, तो कहते हैं कि भाई ये कैसे मेरे मरने की बात कर रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है वसीयत का होना। तो इसकी मैं वजाहत कर दूँ, देखिए मीरास जो ना होती हुई जो मरने के बाद होती है ना, तो वसीयत एक अलग चीज़ है, वसीयत का वरसा से ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। वसीयत ये है कि किसी का कर्जा लिया हुआ, किसी का लेन देन है, या कोई वरसा के अलावा किसी और को डोनेशन देना चाहता है, अच्छा ठीक है, किसी रिश्तेदार को कोई नवाजना चाहता है, तो 1/3 के अंदर उसको ये इख्तियार दिया गया कि उनके लिए वसीयत लिख दे। ठीक है। तो अगर कोई कर्जा वगैरह, पहले सबसे पहले उसका कर्जा वगैरह चुकाया जाएगा, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये मिरास जो ना खुद ज़िंदगी में तकसीम करने का हुक्म नहीं है, ज़िंदगी में हुक्म करना बिल्कुल एक अलग चीज़ हो जाती है, वो गिफ्ट और हिबा हो जाता है। आप हज़रात जानते हो, गिफ्ट काउंट होता है, क्योंकि जिंदा इंसान जब मर जाता है वो मिरास बनती है। तो उसका आसान सोल्यूशन जो मैं बताना चाहता हूँ कंप्लीट ये है कि भाई माँ की मिल्कियत कर दिया, उसके ऊपर जो ना वो पेपर वर्क कर लिया, और उसकी एक ये भी होता है उसकी एक वो वीडियो भी बना लें। आजकल के ज़माने में वीडियो लाजमी होनी चाहिए कि सबने इसमें बाख्तियार हो गया ये एग्रीमेंट किया है। फिर उसकी मजीद कार्रवाई हो सकती है कि उसमें कोर्ट से एक या वो हमारे बदले केडी वगैरह का प्रोसेस होता है, फाइल जाती है, एक हेयरशिप बन जाती है जिसमें जितने भी लीगल उनके जो वारिस होते हैं उन सबको मेंशन कर दिया जाता है। तो ये समझे कानूनी तौर पे अब उनकी वो मिरास एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, क्योंकि अब जब भी वो बेचेंगे तो यकीनी तौर पे सबके हिस्से में बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं जो हकदार हैं, उन सबके हिस्से में खुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। जब तक कि वो हेयरशिप नहीं बनती ना, वो मामला फिर लटका और अटका रह जाता है कि अगर वालिदा का नाम कर दिया, वालिद की डेथ के बाद फिर वालिद का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, 4-5 साल उसमें गुजर गए और फिर उस वालिदा का इंतकाल हो गया, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसलिए ये कि हेयरशिप फ़ौरन बनवा लें, फिर उसको आज से अपनी सहूलत देखते स्लो जैसा मुनासिब हो, घर बेच के कुछ दूसरा लेना है, डिवाइड करना जो करना है वो उसके बाद फिर फैसला कर लें वो। सही। अच्छा आपने वैसे कितने डिस्प्यूट देखे हैं? अच्छा, मैं अभी आपने सवाल मैडम से किया था कि तो वो कहते शायद मेरे ख्याल वो रुक गई कि भाई क्यों गरीब। तो रिसेंटली हम एक डिसीजन में बैठे हुए थे और वो कोर्ट में ही केस आया हुआ था, तो वहाँ पर बात ये हो रही थी कि जो भाई थे, और एक ही भाई था और 3 बहनें थीं, तो इशू ये बन रहा था कि वो बहनों को हम देख रहे थे कि वो एक ही बात कर रहे थे कि तुम्हें पता तुम्हारे भाई के हालात क्या है, इंतहाई मखदूस हालात हैं, और इन हालात में अगर तुम ये भी ले लोगी तो सोचो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस भाई की प्रॉपर्टी थी
क्वेश्चन मार्क है ना, वो तो उसके बाप की प्रॉपर्टी थी, वो तो विरासत में उसके हाथ में अभी लगी है। और लगने के साथ ही उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसने अपनी बहनों को दूर कर दिया उसे। तो ये वहाँ पर अदालत में भी हम बैठे हुए थे, फिर हम उसे कैंटीन में लेकर आए, हमने उसको बहुत, जिसको कहें कि समझाने की बड़ी कोशिश की। और फिर जैसे मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे, इसी तरीके से वहाँ बैठ के समझाने की कोशिश की तमाम लोगों ने कि देखो ये कोई बात नहीं है कि आपके हालात ख़राब हैं, वो बहन है जो उसका हिस्सा बनता है आप उसको दीजिए। वैसे कितना एक पेट जुमला, ये हम यही सुना है अपने खानदान में, कभी ऐसा हुआ तो यही सुना है कि भाई के हालात देखो भाई। अच्छा नहीं, हालात बहनों को उल्टा ना हल्के से वो गिल्ट में डाल दिया जाता है कि तुम भाई से हिस्सा मांगोगे। और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है इसमें, हिस्से में तो बल्कि इतनी सारी स्टोरियां हमने सुनी है कि शादी ना करना, फिर उसके बाद कुरान के साथ रिश्ते जोड़ देना कि भाई तुम्हारी शादी और ये आज भी हो रहा है। अफसोस की बात है कि हम 21वीं सदी की बात करते हैं और माशरा इतना मॉडर्न हो चुका है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहा जाता है, देखिए अगर हम मैं गलत कहूँ तो मुफ्ती साहब, बल्कि मैं अल्लामा साहब को भी एक सुन रहा था कि नमाज का ना एक जिक्र है थोड़ा सा, लेकिन जहां अगर हम हिस्से की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं, तो पूरी सूरा का नज़ूल है कि इस तरीके से आपने हिस्से देने हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला इंसान को कितनी ज़्यादा एजुकेट कर रहे हैं कि तुमने ये, क्योंकि ये विरासत ने कहीं ना कहीं जाकर दुनिया में एक भौचाल खड़ा करना होता है, और हो रहा है खानदानों में जितनी भी आजकल फितने का बाइस है। बिल्कुल बिल्कुल जर जमीन ये है। लेकिन अब जो हिस्सा है, मुझे अफसोस ही होता है। अच्छा, फिर एक और चीज़ की जाती है, अगर कहीं हिस्सा नहीं होता वो भी एक मसला है। फिर अगर कोई बाप अपनी ज़िंदगी में दे देता है, आप बिलीव करें उस बाप को मैंने ओल्ड एज होम में पलते हुए फिर देखा है, उसकी ज़िंदगी वहाँ गुजर रही होती, पता चलता है। अभी रिसेंटली आप यकीन करें कि वो एक जगह हम विजिट की तो हमें हैरानी हुई, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, एक बेटा अमेरिका में, एक बेटा यहाँ पुलिस अफसर है पाकिस्तान में। अच्छा। और उसके बावजूद वो ओल्ड एज होम में पल रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो चीजें सारी जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। तो यहाँ ये भी तो एक मसला है, मर जाए। आज के दौर में तो ये पहले से चीजें देना बेवकूफ़ी है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और अगर इंतकाल हो गया तो अब बात ये है कि वरासत को फिर उस तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जो शरअ कहती है, जो कुरान कहता है, उसके बगैर नहीं होना चाहिए। अब पता चले कि मरने वाले ने तो सारी चीजें बड़ी अच्छी की कि भाई मैंने वरासत है, मेरी बेटियां हैं, ये वो। अब वो जिंदगी में अगर देके जाता है तो जैसे अभी भी इन्होंने फरमाया ऐसा ही है कि वो वसीयत होती है, उस वसीयत को विरासत में नहीं कन्वर्ट कर सकते आप उसको। अच्छा, मुझे वैसे बताएं कि क्या भाई की जायदाद में बहनों का कोई हिस्सा होता है? भाई की जायदाद में बहनों का हिस्सा होता है, मगर मैं इसका जवाब देती हूँ। पहले इनकी बात को मैं ज़रा सा कंटिन्यू करूँ कि जैसा कि इन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी अगर वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी में दे दी तो फिर बकाया ज़िंदगी उनकी ऐसे गुजरती है। हकीकत है अमूमन ऐसा ही होता है, जब प्रॉपर्टी पूरी अपनी औलाद को दे दी, या तो बच्चे घर से निकाल देते हैं या माँ बाप इसी खौफ में होते हैं कि आज नहीं तो कल हमें निकाल दिया जाएगा। तो इसका एक और सलूशन भी है कानून के हिसाब से कि आप कंडीशनल गिफ्ट डीड बनाएं। अच्छा, कंडीशनल गिफ्ट डीड ये है कि आप उसमें उसको क्लियर करेंगे कि भाई जब तक मैं जिंदा हूँ इस जगह पे कोई क्लेम नहीं कर सकता, मेरे रहने का राइट है, मेरी कंडीशन यही है। मतलब कंडीशन फिर आपकी जो भी होती है वो उसमें लागू होती है, उसके बगैर तो वो उसको कुछ चैलेंज कर ही नहीं सकता। उनके मरने के बाद ऑब्वियसली वो गिफ्ट डीड जो है उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लोगों के भी देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगी में अपनी कोई बड़ी जायदाद है तो कहते हैं कि हम जो हमारा बड़ा घर है हम इसको बेच के अपने बच्चों को हिस्सा जो है वो दे दे, ताकि ये ना कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों में किसी किस्म का डिस्प्यूट हो, या अच्छे मेरे पढ़े लिखों को लोगों को भी इस खौफ में अपने अपने घर बेचते हुए देखे कि भाई बाद में प्रॉब्लम ना हमारे बच्चों को। अच्छा, और वो जो बहनों की बात, बहनों का ये है कि इन केस अगर आपका कोई भाई है, भाई का इंतकाल हो जाता है तो भाई की विरासत में बहन का भी हिस्सा बनता है, मगर पहले देखा जाता है कि भाई की अपनी फैमिली है, मींस के उसकी वाइफ, उसके बच्चे, देन जो है भाई और बहन उसके रेजिडरी में चले जाते हैं कि मींस उनका पहले हिस्सा बनता है, उसके बाद बहनों का आएगा। ऐसे तो निकलने को रेजिडरी में काफ़ी शेयर्स निकल जाते हैं, फिर तो पुफियाँ भी बीच में आ जाती हैं कि भाई मेरा भी है, खालाएं भी आ जाती हैं। हमने क्लियर करें ना, हमें भी पता हो कैसी, मतलब जो लोग हमें देख रहे हैं उनको पता चाहिए। हुसैन माना साहब मुझे बताएं कि अगर इन केस जैसे ना कि आप बना दें कि हाँ मेरी ज़िंदगी में आप ये जो मेरी जो जायदाद है, जो मेरा घर है, ये मेरी ही मिल्कियत में रहेगा, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में आपको बच्चों की कुछ ऐसी चीज़ें देखकर आप चाहें कि आप उसको रिवर्स कर सकें, तो ये आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आप जब तक जिंदा है वालिद जब तक जिंदा है अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद के साथ कुछ भी कर सकता है, उसको रिवर्स भी कर सकता है।
क्योंकि उसकी विल होती है। तो ज़िंदगी में विल की कोई हैसियत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जायदाद तब आगे जाएगी जब डेथ हो जाती है। पहला जो शर्त है वो डेथ है। वालिदैन अपनी जायदाद में से अपने बच्चों को आग कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर इस्लाम में आग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और हमारे कानून में भी नहीं है। आग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, आप हिबा कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट भी मरने के बाद 6 साल में मतलब चैलेंजेबल है, 6 साल तक, उसके बाद नहीं। लेकिन आप हिबा कर सकते हैं। जैसे पोते का एक मसला आता है इस्लाम में कि पोते का हिस्सा नहीं है कि अगर दो बाप की डेथ हो जाए तो जी, और दादा हयात अगर देखिए दादा हयात है और 2 भाई हैं, एक भाई की डेथ हो जाती है और उसके बच्चे रह जाते हैं, तो दादा की डेथ के बाद पोते का हिस्सा इस्लाम में नहीं है। लेकिन जो फैमिली ऑर्डिनेंस है 1961 का सेक्शन 4 वो पोते को हिस्सा देता है कानून। इस पर मोहम्मद अंदाज ये प्री डिसीज शेयर कहलाता है कि वो पोते क्लेम कर सकते हैं। मीन्स के डायरेक्ट पोतों का वो शेयर नहीं निकलता है। अक्सर ये होता है कि मेरे बाप का हिस्सा था तो मेरा हिस्सा, बेसिकली निकला है जाता है उस बेटे का शेयर कि उसके दादा की प्रॉपर्टी में बेटे का हिस्सा था। अब बेशक वो उससे पहले वफात पा गए या बाद में गए, मगर उस बेटे का हिस्सा तो था ना अपने बाप के शेयर में, तो वो निकला जाएगा, वो उस औलाद को दिया जाएगा। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे शरीया में भी 1-2 दफ़ा इशू निकाला गया था कि नहीं, जो मर गए बस उनका नहीं बनता, उनका है। और फिर अच्छा उनका है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अगर बेटे की डेथ हो जाए तो उस बहू को जो है वो घर से निकाल दिया जाता है, कि भाई तुम्हारा हमारे से जो वास्ता था हमारे बेटे की वजह से था, बेटे की डेथ हो गई, अब तुम चली जाओ। और फिर वो जो बहू है वो उसी बेटे के बच्चों के साथ स्ट्रगल कर रही होती है और उसको ज़्यादा में से कुछ भी नहीं दिया जाता, लेकिन नहीं बता रही है कि नहीं हिस्सा है। छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और इससे पहले कि मैं अपना जो टॉपिक है, चूँकि आज हम विरासत और जायदाद के हवाले से बात करें, बड़ा सेंसिटिव ये टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मालूम ही नहीं है और काफ़ी चीज़ों से और काफ़ी हक़ाइक़ से पर्दा उठाया भी जा रहा है, तो बड़ा हेल्पफुल शो भी है और आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करूं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं लाहौर पेशावर में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के, हमारे साथ मौजूद भी हैं। और आप तमाम तो लोग जानते हैं कि शौकत खानम तकरीबन 3 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे से आवाम की खिदमत करें। कैंसर एक ऐसा मर्ज़ जिसका नाम सुन के ही लोग कांपने लग जाते हैं और इतना महंगा इसका इलाज है। ये पिछले 3 दहाइयों से ज़्यादा लोगों का, ज़रूरतमंद लोगों का मुफ्त इलाज भी कर रहे हैं। पेशावर और लाहौर में ऑलरेडी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन अब कराची में इस हवाले से काम हो रहा है और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि जो कराची में शौकत खानम हॉस्पिटल जो ज़ेर तामीर है, सबसे पहले तो उसके हवाले से मैं अपडेट दे दें, क्योंकि हम लाहौर के लोगों को देखते हैं कि बड़ी आसानी है, पेशावर के लोगों को भी बड़ी आसानी है, कराची के लोगों के लिए आसानी कब तक मुमकिन हो पाएगी? जी शुक्रिया। इस वक्त हमारा कराची में तीसरा और सबसे बड़ा शौकत खानम कैंसर हस्पताल ज़ेर तामीर है DHA सिटी में, और उस पर अब बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और इंशाअल्लाह अगले साल 2026 के एंड तक इंशाअल्लाह वो खुल जाएगा। और वहाँ पे भी इंशाअल्लाह कराची के मरीज़ों के लिए, पूरे सिंध के मरीज़ों के लिए और जनूबी बलूचिस्तान के मरीज़ों के लिए भी वो सर्विसेज उसी तरह फराहम करेगा जैसे लाहौर और पेशावर में हम कर रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा सर, ये जो कराची में जो इंशाल्लाह शौकत खानम जो आप तामीर करने जा रहे हैं, इसमें जो सहूलियात जो दी जा रही है वो स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात होंगी, और या कोशिश करेंगे कि जो लाहौर और पेशावर में जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स हैं ये उनसे भी एडवांस ट्रीटमेंट्स हों? जी बिल्कुल। हमेशा हमने यही कोशिश की है जो पहला अस्पताल बना उसमें जो
हमें बाद में लगा कि डिफिशेंसीज़ हैं या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, हमने पेशावर में वो सारी चीज़ें इम्प्रूव की। और अब 2 हॉस्पिटल्स के एक्सपीरियंस से हमने कराची का जो हॉस्पिटल डिज़ाइन और प्लान किया है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, मोस्ट मॉडर्न कैंसर अस्पताल पाकिस्तान का इंशाल्लाह ये बन रहा है। और इसको हमने कोशिश की है फ्यूचर प्रूफ करने के लिए, इसमें ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं और जगह बना रहे हैं कि इसमें और एक्सपेंशन भी हो सके इन ईयर्स टू कम। सो इंशाल्लाह बिल्कुल इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ होंगी, तशख़ीस के लिए भी और इलाज के लिए भी। ये एक टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल है, जिसका मतलब है कि एक ही छत के नीचे तमाम तशख़ीस और इलाज की सहूलियात एक ही जगह मरीज़ को फ़राहम होंगी, जो कि अभी तक कराची में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं लेकिन एक टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल कोई नहीं है कराची में। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांस होगा वहाँ के लोगों के लिए कि एक ही जगह में उनको ट्रीटमेंट मिलेगी। और जो शौकत खानम का प्रॉमिस रहा है हमेशा से कि हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ केयर मिलेगा, और ये देखे बगैर कि कौन पे कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। 3 दिहाइयों से ज़्यादा हमने 75% से ज़्यादा मरीज़ों का कम्प्लीटली फ्री इलाज किया है कैंसर का, और वो ही सिलसिला कराची में भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। इंशाल्लाह। तो ये बताइए, जैसे आपने 70-75% जो कैंसर के जो मरीज़ आए हैं आपने उनका मुफ्त इलाज किया है, और कैंसर का सस्ता इलाज और मुफ्त इलाज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को आप कराची में कैसे देखते हैं कि कराची में भी बिला इम्तियाज़ जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके ऐसे इलाज होगा, क्योंकि जो आने वाले मरीज़ होंगे उन सबकी जो माली कंडीशन है, जो माली बैकग्राउंड है, वो एक जैसा नहीं है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कराची में भी इसी तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा। और हमें यकीन, हमें हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 30 साल से कि हर साल हमारा जो ज़कात और एहतियात हम इकट्ठी करते हैं पिछले साल से ज़्यादा होती है, और इसकी वजह से 30 साल से हमने हर साल पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहक मरीज़ों का बिल्कुल फ्री इलाज किया है। 30 साल हो गए लाहौर में और 9 साल पेशावर में। तो ये इसीलिए मुमकिन है क्योंकि लोगों को यकीन है कि जो हम कहते हैं वो वाकई सही है, वाकई मरीज़ों का फ्री इलाज किया जाता है। और कराची में यही सिलसिला चलेगा। और कराची में तो माशाल्लाह बहुत पुराना ट्रेडिशन है चैरिटी का और फिलैंथ्रोपी का, लाहौर और पंजाब वगैरह से पहले का ये बहुत पुराना ट्रेडिशन चल रहा है। सो हमें उम्मीद है कि कराची के लोग भी दिल खोल के बढ़ चढ़ के हमारी मदद करेंगे और इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। और ख़ास तौर पे जब हॉस्पिटल खुल जाएगा तो लोगों को फिर पता होगा कि फैसिलिटी वाकई चल रही है, वो ख़ुद देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह जब हॉस्पिटल खुल जाएगा तो हमें उम्मीद है कि कराची के लोग जो डोनेशंस और चैरिटी देंगे उसी से ही कराची का अस्पताल चल जाएगा इंशाल्लाह। बट इस वक्त ऑब्वियसली हमें बहुत सख्त ज़रूरत है डोनेशंस की, ताकि लोग इसका जी अच्छा सर, मेरा सवाल भी यही कि जैसे आपने बात की इंशाल्लाह कराची में जिस किस्म की सहूलियत मैसर होंगी, आपने वैसे कितना फ़ायदा उठाया? क्योंकि देखिए आपने पेशावर में एक इतना बड़ा स्टेट वाला अपने बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया, लाहौर में इतने अरसे से काम कर रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप वहीं से सीख लेते कि अच्छा अब हमें इन चीज़ों की और ज़रूरत होगी और इन चीज़ों को हमने ऐसे मैनेज करना है, क्योंकि इससे बड़ा हमने नेटवर्क नहीं देखा जो कैंसर हॉस्पिटल का। सो कराची का जो हस्पताल है वो लाहौर से दुगना है साइज़ में। 11 लाख स्क्वायर फुट पे ये कंस्ट्रक्टेड है, जबकि लाहौर 5.5 लाख पे है। और इसमें तमाम जो सहूलियात हैं वो भी हमने डबल रखी हैं, बिकॉज़ कराची ख़ुद इतना बड़ा शहर है एंड ऑब्वियसली इसने हॉस्पिटल ने पूरे सिंध को और जनूबी बलूचिस्तान के मरीज़ों को भी ट्रीट करना है। हमने इसमें लाहौर में इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेडिएशन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, बिजली की शुआओं से जो इलाज किया जाता है, वहाँ 5 मशीनें हैं। तो कराची में हमने 10 मशीनों का इंतज़ाम किया है। सिमिलरली लाहौर में 8 ऑपरेशन थिएटर हैं, तो कराची में हम 16 बना रहे हैं। तो कोशिश यही की गई है कि पिछले हस्पतालों के एक्सपीरियंस से सीखें और कुछ एस्टिमेट कोशिश करें, रियलिस्टिक हो कि पेशेंट्स कितने आएंगे और हम कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। अच्छा, जैसे आपने रेडिएशन की मशीनों के हवाले से सर बात की, सर ये जो साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी है सर, इसके हवाले से ये बताइएगा कि और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो कराची में शौकत खानम अस्पताल का हिस्सा होंगी? हमने हमेशा जो लेटेस्ट और मोस्ट इफ़ेक्टिव और मोस्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव और मोस्ट एफिशिएंट ट्रीटमेंट्स हैं वो इस्तेमाल की हैं। हमारे यहाँ लाहौर में भी 5 लिनियर एक्सेलरेटर्स हैं, पेशावर में 2 हैं। और हमने एक्चुअली जो ट्रीटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो साइबर नाइफ या गैमा नाइफ से बेहतर है, वो क्योंकि उसमें वो ज़्यादा तेज़ ट्रीट करती है पेशेंट्स को, वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा मरीज़ों का इलाज किया जा सकता है, शॉर्टर टाइम में किया जाता है ताकि मरीज़ों को भी सहूलियत हो, उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो।
अक्सर जो दूसरी ट्रीटमेंट्स हैं उनमें एक फ्रेम लगाना पड़ता है पेशेंट को उसको इमोबिलाइज करने के लिए, तो हमारी जो मशीनें हैं उनमें वो भी ज़रूरत नहीं है। फिर जब मरीज़ सांस लेता है, अगर फेफड़े में ट्यूमर है तो हर दफ़ा जब मरीज़ सांस लेता है तो वो ट्यूमर हिलता है, तो हमारे पास जो मशीनें हैं उनके अंदर CT स्कैनर इनकॉर्पोरेटेड है, उसके अंदर CT स्कैनर होता है, वो साथ साथ स्कैन करता है मरीज़ का और देखता है कि जब वो ट्यूमर फील्ड में आता है तो उस वक्त रेडिएशन लगती है। सो ये ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, लेस साइड इफ़ेक्ट्स हैं मरीज़ों के लिए, और इसमें सबसे ट्यूमर है वो 1 मिलीमीटर का ट्यूमर भी हम इससे टारगेट कर सकते हैं। तो हर तरह से ये फैसिलिटी और सहूलत बेहतर है जो करंट एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं कहीं पे भी मुल्क में, और यही हम मशीनें इंशाल्लाह कराची में भी लगा रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, हम अपना हिस्सा कैसे जो है वो इसमें डाल सकते हैं, और साथ में हम कैसे मदद कर सकते हैं आपकी कि जो इस वक्त आपको चैलेंजेस दरपेश हैं उनको थोड़ा बहुत कम किया जा सके? जी बिल्कुल। सो इस वक्त हमारा फिनिशिंग का काम चल रहा है और हम इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं। हमने ऑलरेडी पेमेंट्स शुरू कर दी हैं, जो इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह इंस्टॉल होगी कराची के हस्पताल में तशख़ीस के लिए भी और इलाज के लिए भी। तो हमें बहुत पैसों की इस वक्त ज़रूरत है। हम अपील करते हैं आपके व्यूअर्स को कि वो दिल खोल के अपनी अतियात दें, सदका दें। शौकत खानम के वेबसाइट पे तमाम डिटेल्स हैं, बट हमारे तमाम पाकिस्तान के बैंक्स में बैंक अकाउंट्स हैं, वहाँ जाके आप जमा करा सकते हैं। 0800 11 पे फ़ोन करें तो डायरेक्टली हमारे नुमाइंदे आपके घर आके या दफ्तर आके आपसे डोनेशन ले सकते हैं और पक्की रसीद देंगे। 770 पे अगर आप एक SMS भेजें तो शौकत खानम को 20 रुपए मिलते हैं ब्लैंक SMS भेजने से। डॉक्टर साहब मेरे जितने गेस्ट हैं आप भी अपना फ़ोन निकालें, फ़ोन अगर आपके पास है, और 770 पे आप लोग भी इसी वक्त जो है वो टेक्स्ट मैसेज जो है वो भेजें, ताकि हमारे तरफ से हमारे शो से ये कार खैर ज़रूर। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं 770 बस आपने नंबर लिख 770, ठीक है, इस पर आप एक ब्लैंक टेक्स्ट भेज दें। और डॉक्टर साहब इससे 20 रुपये ऐड होंगे? जी बिल्कुल 20 रुपए, और हम अपील करते हैं कि लोग कम से कम एक दफ़ा दिन में रोज़ करें, वरना इससे ज़्यादा भी करें। जब भी उनको याद आए तो वो शौकत खानम को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपका इदारा है। आप ही की सपोर्ट की वजह से लाहौर में बना, फिर पेशावर में बना, और पाकिस्तान के लोगों की सपोर्ट से ये इंशाल्लाह कराची का मुकम्मल होगा। और ये सिलसिला चलता रहेगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम पाकिस्तान के कैंसर के मरीज़ों का इलाज शौकत खानम की एक फैसिलिटी में किया जाएगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर आसिम साहब हमारे साथ मौजूद थे जनाब, और ये मैसेज जो मैंने किया है ये आप लोग भी ज़रूर कीजिए। और जी डॉक्टर साहब ने बात की कि आप रोज़ दिन में, मतलब कितनी छोटी सी अमाउंट है, आपको पता नहीं, अगर इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी लोग देख रहे हो, अगर वो भी इस वक्त बैठे बैठे ये 20 रुपये डोनेट कर दें, बल्कि मैं कहती हूँ 1-2-3 और आप ब्लैंक टेस्ट भेज दें। कभी कभी हम परेशान होते हैं कि भाई हमें सदका देना है तो सही जगह पे पहुंच जाए, तो ये भी एक बड़ा अच्छा क्रेडिबल काम है। अच्छा, उससे पहले हम एक ऐसी चीज़ के बारे से बात कर रहे थे कि ऐसे बंटवारे के बारे से बात कर रहे थे जो कभी कभी कैंसर से भी ज़्यादा खौफनाक हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से आपस में बहन भाई एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे होते हैं, जायदाद के तनाज़े पे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। इतनी हम आए दिन ऐसी खबरें देखते हैं कि हम दिल दहल जाता है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ये जायदाद के इस मामूली सी टुकड़े की वजह से इतनी फायरिंग होगी और इतने कत्ल हो गए हैं। तो अच्छा खैर, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे, और अब हम बात कर रहे थे भाई की, पहले हमने जायदाद की वजह से बात की कि अब भाई की जायदाद में बहनों का क्या, और एक फिर इसी हवाले से आपने भी कहा था आप ऐड करेंगे पोते के जायदाद में जो हिस्सा है, उस हवाले से बात कर रहे थे कि अगर बाप की डेथ हो जाए तो फिर पोता क्लेम कर सकता है कि जायदाद में कहा। हाँ, वो शरीयत के मुताबिक इन्होंने भी क्लियर किया, मैडम ने भी कि वो पोता अगर मौजूद है और उसके वालिद की डेथ होगी लेकिन दादा हयात हैं, तो दादा का जब इंतकाल होगा तो जो उनकी मीरास है तो उसके अंदर शरीयत के कानून के लिहाज से पोते की मीरास उसको नहीं मिलेगी। अच्छा, वो ऐसे ही है जिस तरह जैसे किसी की डेथ जो है ना ज़ोहर के वक्त हो गई, जी। अब वो असर के वक्त की नमाज अजान जो होगी उस पर चाहे उसकी डेड बॉडी ऊपर ही रखी हो, उस पर नमाज नहीं, ना उसका ना फिदिया ना कुछ है, नमाज ख़त्म, उसकी वो गैर मुकल्लफ हो गया। तो इसी तरह जो बेटा बाप की ज़िंदगी में इंतकाल कर गया तो अब उसका जो हिस्सा जो काउंट होता है, तो क्योंकि वो मिरास बनी नहीं है इसके बाप की, वो तो बाप की ही मिल्कियत है। या तो दादा ने पहले किया था कि हाँ ये मेरे बच्चों का हिस्सा है, गिफ्ट किया होता तब तो चल बन जाता, गिफ्ट भी नहीं किया तो वो मिल्कियत ही वालिद की है। तो वालिद की मिल्कियत जब तक वो बेटे वो तो मुंतकिल होते उनके इंतकाल के बाद, अब उनका इंतकाल हुआ नहीं और बेटा पहले रुखसत हो गया, तो जाहिर है उनकी मिल्कियत की चीज़ वो इसकी मिरास में नहीं आएगी। तो इसी लिहाज से अब जो जितने वरसा मौजूद हैं वो तो हकदार होंगे, लेकिन जो पहले से मिसिंग हो गया, इंतकाल कर चुका है, तो वो बीच में से उसका हिस्सा माइनस हो जाएगा।
सिवाय इसके कि ये खुद खुशी से सारे वरसा मिलकर अपनी मर्जी से अपने हिस्से में से उस बच्चे को या पोते को कुछ गिफ्ट करना चाहें, देना चाहें, तो वो कुरान करीम में भी कि भाई अगर इस तरह कोई तकसीम अमाल के वक्त, किसी भी किस्म की तकसीम अमाल के वक्त कोई ज़रूरतमंद हाजिर हो जाए तो आप लोगों को चाहिए खुश दिली के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ दे दें, कर दें। लेकिन शरई तौर पे, कानूनी तौर पे तो हमारे लॉ में मेरे ख्याल से बताया गया है वो पोते की मिरास, लेकिन शरई तौर पे कुरान में पोते का हिस्सा नहीं है। बीवी का है, शौहर का है, बच्चों का है, इन सब का है। और बहनों भाइयों को भी जो आपने सवाल किया था, तो वो उस सूरत में जब वो उसका यानी मैरिड ना हो बंदा, तब जाके वो भाइयों को इन्वॉल्वमेंट आता है, वरना आसाबा कहलाते हैं। आसाबा जो विरसा ना हो, बेटा ना हो, हाँ, अगर खुद उसके वारिस मौजूद हैं, बीवी है, बच्चे हैं, तो फिर वो इनके अंदर डिवाइड होता है, तकसीम होता है। बहन भाई सेकेंडरी हैं। मुझे बताएं कि अगर भाई के बेटियां हैं और भाई का बेटा कोई नहीं, तो क्या फिर भी भाई की बहन या भाई आके क्लेम कर सकते हैं भाई की डेथ के बाद कि जी भाई, हमारे भाई की जायदाद में हमारा भी हिस्सा है, क्योंकि उसका कोई वारिस मौजूद नहीं है बेटियों के अलावा? मैं आपसे इस पे जवाब लूंगी, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लें। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जनाज़ों में पता चलता है कि जो शख्स इस दुनिया से गया है उसने एक कोई और शादी भी की हुई थी, और फिर आगे से उसकी दूसरी फैमिली भी सामने आ जाती है, तो फिर वहाँ पर क्या किया जाना चाहिए? छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त हमारे साथ एक केस स्टडी भी मौजूद है, हम ज़रा उनसे बात भी कर लें। और फिर मेरे पास एक बड़ा अहम सवाल ये भी, क्योंकि हम वसीयत की बात करें, ये भी बात करें कि अगर दादा की ज़िंदगी में बेटे की डेथ हो जाए तो पोता को उसमें हिस्सा होगा या नहीं होगा, उस पर बात कर ली। लेकिन एक चीज़, अगर कोई शख्स ये कह दे और अपनी वसीयत में लिख दे कि उसके मरने के बाद वो जायदाद जो उसने खुद बनाई है वो उसको फलाही कामों में उसको देना चाहता है, और उसके मरने के बाद क्या उसके बच्चे फिर उसकी वो वसीयत चेंज कर सकते हैं? मैं इस हवाले से भी क्वेश्चन रेज करूंगी। लेकिन शमीम साहिबा हमारे साथ शो में मौजूद हैं, उनको भी सामने गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शमीम जी। अस्सलाम वालेकुम जी शमीम जी, अपना केस मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और मेरे वालिद और वालिदा का इंतकाल हो चुका है। मैं बेवा थी, तो मैं अपने घर में ही रह रही थी भाई के साथ। तो जो छोटा भाई था मेरा, मैं उनके साथ में ही रह रही थी। मेरी एक बेटी है, मैंने उससे शादी कर दी उसकी। उसके बाद ये हुआ कि भाई ने अचानक ही बस प्रोग्राम बनाया कि हम पूरा घर मरी इस्लामाबाद वगैरह घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के यहाँ छोड़ देता हूँ और वापस आकर मैं तुम्हें ले लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे मेरी बेटी के यहाँ छोड़ा है, और उसके बाद आज तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर चुका है, वो लौट कर नहीं आए। और उसके बाद उन्होंने कोई ख़बर नहीं ली। बाद में इत्तला मिली कि हमारा जो घर था जिसमें हम रह रहे थे, क्योंकि मेरा भी सामान वहीं पर ही था, तो उन्होंने उस सामान को भी, यानी कि घर के साथ उन्होंने सामान समेत सेल कर दिया। ओके। 120 गज का प्लॉट था। फिर उन्होंने अपना घर जो अलग से बनाया, बाग़े कोरंगी में उन्होंने, हमें पता चला कि घर वर शिफ्ट किया है। और उसके बाद अपने बच्चों को उन्होंने सब, यानी कि जो हमारा यानी कि घर जायदाद जो हिस्सा था वो सब अपने बच्चों में उन्होंने तकसीम किया। यहाँ तक कि जो बड़े भाई थे उनको भी कुछ नहीं दिया। और बाद में पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई भाई की। अच्छा। तो हम कहाँ जाएं और किससे कहें कि मतलब हमारा भी उसमें हिस्सा है। मैं अपने बेटी दामाद के घर में रहती हूँ, उनके रहमो करम पे पल रही हूँ जिस तरह, और जो मेरा था वो भी सब उन्होंने बेच दिया। उनके 4 बच्चे थे भाई के, उन्होंने अपने भाइयों बच्चों को सबको सेपरेट कर दिया। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता हम कहाँ किससे करते। हमने वकील से पूछा, तो उन्होंने हमारे साइन नहीं लिए थे घर सेल करते वक्त, ना मेरे ना बड़े भाई के, ना उनका भी हक नहीं दिया, मेरा भी हक नहीं दिया। और बाद में पता चलता है कि जब उनकी डेथ हो गई तो हम किससे कहें, किससे जाकर कहें कि मतलब हमारा भी हक है इसमें, इस जायदाद में। तो बच्चे तो अपने सेपरेट हो गए। अब ये था कि मैं अपने बेटी के घर में ही, मतलब जिस तरह रह रही हूँ, बेटी दामाद ने ही संभाला। बेवा होने के बाद कोई यानी कि हमारा अपना रहा ही नहीं हिसाब किताब। तो दुख इस बात का भी है कि भाई इस दुनिया से बगैर उसके चले गए, और कोई उन्होंने हक नहीं दिया हमारा। तो पता ही नहीं चलता कि हम किससे क्या कहें, समझ ही नहीं आ रहा। और बाद में बहुत अरसे के बाद, क्योंकि एकदम खामोशी से उन्होंने ये काम किया, 5 साल के अरसे में उन्होंने कोई खैर खबर नहीं ली हमारी। मैं हुसैन बानो साहिबा आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे क्या हो सकता है?
देखिए ये कोर्ट जा सकती हैं और इनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जैसे अगर जायदाद थी तो जाहिर है वो इनके वालिद साहब के नाम होगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकती हैं। उसी को सेल आउट करके जाहिर है जो प्रॉपर्टी इनके भाई ने ख़रीदी है तो उसको ये चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स के जो जायदाद के डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे आप किसी घर में रहते हैं तो जो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके वालिद के पास ही हैं या फिर उसको संभाल के रखा होगा, तो आप इससे ये भी मशवरा देना चाह रही हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो जायदाद के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सब बहन भाइयों के पास होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक बंदा नहीं कि वो उसको संभाल के रखे, आप उसकी फोटोकॉपी भी आप उसको वो करके सब बहन भाइयों को रखने चाहिए। एक तो ये भी वैसे एक अच्छी टिप हो गई है। ठीक है, और अगर इन केस वो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी वो अपने दामाद के घर, अपनी बेटी के घर रहती हैं, तो उनको क्या फ्री लीगल असिस्टेंस मिल सकती है अगर जाएं? बिल्कुल मिल सकती है, हम देते हैं फ्री लीगल असिस्टेंट, जेडीसी से भी दे रहे हैं और जो है पीपल लीगल एड से भी मैं दे रही हूँ, तो दोनों तरीके से ये मुझसे रब्ता कर सकती हैं। सही, आप क्या यहाँ पे इनको सजेस्ट करेंगी, क्या हो सकता है? मैं एक्चुअली पहले तब मेरा ये सवाल है कि आपके भाई ने जो जगह सेल करी वो लीज थी? जी बिल्कुल लीज थी, वो लीज थी। डॉक्यूमेंट्स थे आपके पास? डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के पास ही थे क्योंकि घर में रह रहे थे तो इतना पता थोड़ी था कि बाद में वो ये सब कर देंगे। ठीक है, तो उनकी कॉपी निकल आ सकती है। देखें, जैसे आपने ये सवाल करा ना कि फ़ोटोकॉपी डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो अब कोई भी वालिदैन जब प्रॉपर्टी लेते हैं, अब अपनी जगह के कागजात तो औलादों में बांटते तो है नहीं, वो उन्हीं के पास होते हैं। उनकी डेथ के बाद, उनके सेफ में पता नहीं कहाँ, हाँ, या उनकी डेथ के बाद भी जो अगर लॉकर में नहीं भी है तो कोई सी एक अफराद के हत्थे चढ़ जाते हैं, सबको नहीं मिलता। तो जैसे अब इनके पास नहीं है तो ये उनकी कॉपी निकलवा सकती हैं। उसी कंसर्न एरिया की रेवेन्यू से भी निकलता है। इनके पास अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड की कॉपी इनके पास मौजूद होगी, डेथ सर्टिफिकेट ये लेकर जाएंगी, नादरा से अपना वो लीगल हेयरशिप निकलवाएंगी जिससे आइडेंटिफाई होगा कि ये लीगल हेयर है, बेटी हैं। वहाँ से वो उनकी डुप्लीकेट कॉपी मिलेगी। अगर रेवेन्यू वाले भी इनको नहीं देते हैं, वहाँ से भी नहीं होता, तो सिटी कोर्ट के अंदर भी ऑफिस है रेवेन्यू का, सिटी कोर्ट से भी वो जाके निकलवा सकती हैं। सर्टिफिकेट के नाम की दरखास्त लगती है, नहीं भी लगती है तो यहाँ इसको किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं है, खुद से जाए, जाके सर्टिफिकेट के टाइटल से दरखास्त लिखे, डॉक्यूमेंट्स लगाए कि मैं ये इनकी बेटी हूँ, ये मेरे पास लीगल हेयरशिप है, मुझे मेरे वालिद की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड चाहिए, ये है या इसके अलावा भी कुछ है। यहाँ तो आपको ये भी बेनिफिट है कि इसके अलावा भी कुछ है, तो वो भी आपको सिंध के रिकॉर्ड के मुताबिक बताया जाता है कि उनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे थी। तो ये तो आगे इनके पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, देन इनका हिस्सा है। बेशक इनके अपने दोनों भाई अब जिंदा नहीं हैं मगर उनके बच्चे हैं, तो बच्चों से वो अपना हिस्सा क्लेम कर सकती हैं, सूट फॉर दी पार्टीशन फाइल करेंगी। सही, ठीक है। अच्छा, आप शरई एतबार से अब आप इनके केस को कैसा देखते हैं? देखिए, शरई एतबार से तो ना क्लियर, ये जो दास्तान है सुनाई, इतनी मुख्तसर सी दास्तान के भाई ने इतना बड़ा चीट किया, मरी इस्लामाबाद घूमने का बहाना किया, उनको निकाल दिया, 5 साल में उनकी डेथ भी हो गई, उन्होंने सब कुछ दे भी दिया। तो इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। शरई तौर पर यतीम ऐसे तो नाबालिग होते हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं उनको यतीम कहा जाता है, लेकिन इस सेंस में यतीम कि भाई जब उनके फादर चले गए और उनका हिस्सा इनका बनता है, जी। अब इतना बड़ा चीट करके कि उनकी प्रॉपर्टी को अब वो किस तरह उन्होंने पैसे से खिला के जो ना लीज पेपर को भी उन्होंने बेच दिया। वरना होता है कि लीज पेपर जबकि डेथ हो चुकी है, उन्होंने वहाँ पे मेरा डेथ भी क्लेम नहीं की होगी, शायद जो जिसको बेच रहे होंगे नहीं बताया होगा डेथ हुई है, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगाया होगा, वो ऐसे कर दिया होगा। हाँ, तो सब काम 2 नंबर हो जाते हैं ना आसानी से पैसा खिला के। तो अब सारी बात ये कि वो कुरान में आता है कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, अब उसमें मिरास सबसे पहले आती है, तो वो इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों के अंदर आग भर रहे हैं। अब उनका अंजाम भी देखिए ना, 5 साल में खुद भी दुनिया से चले गए। अब बच्चों को जो तो कुछ दे गए, बच्चों की नॉलेज में अगर है तो सब वो भी गुनाहगार, और वो शख्स अब ज़ाहिर क़यामत तक अज़ाब में भुगतना, वो सयस्लौना सईरा आता है कि आखिरत में और मज़ीद दहकती आग में दाखिल किए जाएंगे। तो इनके उससे हमें सबक सीखना चाहिए। ये पैसा, जन जर ज़मीन जिसके पीछे हम भागते दौड़ते हैं, ठीक है, इससे एक हद तक हलाल दर्जे में मोहब्बत भी होती है, होनी भी चाहिए हमें, लेकिन ऐसा कि दूसरे का हक हड़प कर जाए और हम उसको गसब करके। मैंने बड़े बड़े दीनदारों को देखा है कि वैसे बड़ी सफ़ेद दाढ़ियाँ भी हैं, 5 जब इनके ऊपर हैं, 5 वक्त के नमाजी भी हैं,
लेकिन जब मिरास का, पैसे का, माल का मामला आता है ना, वो कोई ना कोई हीला बहाना कर ही लेते हैं, वो हीला बहाना करके हड़प कर जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला बस इनको रास्ता बनाए। लेकिन जो ये सब तरीके बता भी रहे हैं, जी जी, मैं खुद जानता हूँ यहाँ पे साल गुजर जाएंगे, इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कोई बजाय मुझे सोल्यूशन होता नज़र नहीं आ रहा कि जी इनको इनका हक मिल जाएगा। सोल्यूशन आया है, ठीक है। ये आपका जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, जो पीपीसी का सेक्शन है 498A, उसमें अब एफआईआर कट जाती है। ये नहीं है कि केस सालों साल चलेंगे, अब आसानी पैदा हुई है। ये मैं ऑन एयर बताना चाहती हूँ कि जिस औरत को हिस्सा ना मिले तो वो फौरन जाके एफआईआर कटा सकती हैं। वही ना, एफआईआर कटाना, थाने जाना, वो वो थोड़ा फास्ट, क्योंकि उस डर से फिर वो हिस्सा दे देते हैं। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि वहीं पर सेटलमेंट करके उन्होंने, क्योंकि सिविल केसेस काफी प्रोलॉन्ग होते हैं। एफआईआर अगर करते हैं, ठीक है, और उसके बाद कोई सजा भी है? वैसे बिल्कुल है, 10 साल सजा है, 10 लाख जुर्माना है अगर आप बेटी को किसके खिलाफ कटवाएंगी? वो मसला ये ना सारा, असल जो भाई फ्रॉड जिन्होंने किया वो डेथ कर चुके, अब वो किसके नाम कटवाएंगी? देखिए इनके केस में तो नहीं, इनके केस में तो ये, अब आप जैसे कह रहे हैं ना कि लीज उन्होंने अपने नाम, इसमें ये केस भी हो सकता है कि उन्होंने अभी तक अपने नाम कराए भी ना हो। ओ ये भी हो सकता है। अच्छा हमने सॉरी, क्योंकि वो एक बार सवाल ये भी आ रहा था कि जायदाद, माँ बाप क्या अपने बच्चों को जायदाद से आग कर सकते, तो आपने कहा कि नहीं कर सकते। और इस शरीयत में भी कि शरण भी कितना नाफरमान बेटा क्यों, सिवाय खुदा न खास्ता अगर मजहब चेंज हो उसका, तो इसके अलावा अगर मुस्लिम है कितना भी गुनहगार हो तो उसको आग नहीं कर सकता। आग होता भी नहीं, कर भी देंगे लीगल उसमें ऐलान लगते हैं मैं फना बेटे को आग करता हूँ, लेकिन शरीय तौर पर जैसे वालिद की डेथ होगी फौरन उसका हिस्सा बन जाएगा। अच्छा कॉलर मौजूद है हमारे साथ, इकबाल साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी इकबाल साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि ले पालक औलाद शख्स अपनी जायदाद का हिस्सा दे रहा है, लेकिन उसमें जो जिसके नाम जायदाद है उसके भाई बहनों में उसमें हक है। सर जरा दोबारा पूछेगा, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दी। एक शख्स ले पालक औलाद को जायदाद का हिस्सा दे रहे हैं, जी जी, लेकिन जिसके नाम पे जायदाद है, जी जी, उसके भाई बहन भी अगर हयात हैं तो उनमें उसका हक बनता है। ओके ओके, ठीक है, आई गेट इट, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए ना, दो बातें हो गई। ले पालक उसने औलाद ली लेकिन उसकी अपनी औलाद नहीं है, वो बहन भाइयों का जिक्र कर रहे हैं। हाँ वो कह रहे हैं एक बंदे डिफरेंट, हाँ वो कह रहे हैं कि उनकी औलाद नहीं थी। वो कह रहे हैं कि जिंदगी में अब वो देना चाह रहा है। हाँ। इनका सवाल ये है, बेसिकली इनका सवाल वाजे नहीं था। उनकी अपनी एक बंदा अपनी जायदाद जो है वो अपने ले पालक औलाद देना चाह रही है, लेकिन साथ में उनके बहन भाई भी मौजूद है, क्योंकि ये है ना कि अगर भाई की औलाद ना हो तो फिर उसके बहन भाई, जैसे कहते हैं कि भाई की विरासत में क्या बहनें आ जाएंगी, लेकिन मरने के बाद जिंदगी में वो किसी को भी हिबा कर सकता है, वो हिबा कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो चाहें तो वो अपने ले पालक बच्चे को अपनी सारी जायदाद दे हिबा कर सकते हैं, और इनके मरने के बाद जो उनके बहन भाई हैं वो क्लेम नहीं कर सकते। नहीं, हिबा को क्लेम नहीं। देखिए प्रॉपर्टी ले पालक है तो कानून में और एज पर शरिया ले पालक का तो हिस्सा कोई भी नहीं है। अगर वो गिफ्ट कर अपनी जिंदगी में वो अपने ले पालक को कुछ देना चाह रहा है तो ये बात वही है कि उनकी प्रॉपर्टी, उनकी चीजें जो चाहे उसके साथ वो करे, दे ना दे, किसको दे किसको ना दे। तो जो वो ले पालक को दे रहे हैं और जो उनके नाम पे हो गई सो वो हो गई, रिमेनिंग जो पीछे रहती है उसमें उस ले पालक का फिर हिस्सा नहीं बनेगा, उसके बहन भाइयों का बनेगा। सही। अच्छा मुझे एक वैसे एक बात बताइए, हम देखते हैं कि अच्छा पहले ले पालक में शरई एतबार से आपको पूछना, हाँ ले पालक जो मुझे सवाल समझ में आया ना, दो ऑप्शन बन रहे हैं। एक तो वही कि देने वाले के बहन भाइयों का हिस्सा पूछ रहे शायद वो, दूसरा मुझे समझ में आया कि जिसको दिया है ले पालक को अब उसके बहन भाई हैं, तो ये शायद ये भी पूछ नहीं उसकी बहन भाई वो सवाल ये है कि अगर एक शख्स जो कि साहिब औलाद नहीं है और उसने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, वो उसको अपनी जायदाद का हिस्सा देना चाह रहा है, तो फिर क्या उसकी बहन भाइयों को तो नहीं कोई मसला होगा? वो तो अगर जिंदगी में दे दिया क्लियर हो गया, कानून में भी गिफ्ट हो गया। लेकिन मैं यहाँ ये पॉइंट वाज़ेह कर दूं कि अपनी जायदाद में से कोई हिस्सा अपनी ज़िंदगी में किसी को देना इस नियत से देना है कि उससे किसी वारिस को महरूम करना चाहता है, कि किसी वजह से, किसी अदावत, किसी नफरत की वजह से कि महरूम हो जाए ताकि उसको ना मिले ये चीज़, और वो वारिस मौजूद है उसके। और लेकिन अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी इसका करीब रिश्तेदार है, अब वो सारी जायदाद किसी एक बेटे के नाम, बेटी के नाम कर रहा, बाकी महरूम कर रहा, क्योंकि नाफरमान बेटा था, अब उसको चाहता है महरूम कर दे, तो एक बेटे के नाम कर दी उसने जायदाद,
अब वो जो महरूम कर रहा है ना, इसका गुनाह उसको मिलेगा, बाप हो कोई भी हो। अच्छा। तो जानबूझ के महरूम कर रहा है गिफ्ट करके किसी को, उसको अल्लाह ने इख्तियार दिया कि ठीक है दे, लेकिन शरीयत में नुमान इब्न बशीर की हदीस आती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने अपने इस बेटे को एक गुलाम गिफ्ट किया है, तो आपको मैं इस पर गवाह बनाना चाहता हूँ कि आप भी गवाह हो जाएं। तो आपने फरमाया आपने तुमने बाकी बेटे को भी दिया गुलाम? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आपने फरमाया कि जुल्म के मामले में मैं गवाह नहीं बनता। अच्छा। हाँ, तो गिफ्ट में भी ये चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए कि किसी को महरूम करना मकसूद ना हो। अच्छा ठीक है। इमरान भाई, मैंने ना एक सवाल किया था जाते हुए, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि अगर कोई शख्स ये चाहे कि मरने के बाद उसकी वो जायदाद जो उसने खुद सारी कमाई है वो किसी फलाही इदारे को जानी चाहिए या फिर वो किसी फलाही काम के लिए जानी चाहिए, तो क्या उसके मरने के बाद उसकी औलाद उसके डिसीजन को रिवर्स कर सकती है? रिवर्स तब कर सकती है अगर उसकी कोई विल ना हो। अगर उन्होंने खाली ज़बानी कलामी ये बात बोली है कि ये चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ, तो इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इखलाकी जिम्मेदारी तो आ जाएगी ना बच्चों की। देखिए इखलाकी तो फिर दीन में एक चीज़ आ जाएगी ना। कानून तो चलेगा सबूत पे, कानून चलेगा एविडेंस पे, कानून चलेगा जब तक आपके पास दीन में भी अगर आप देखा जाए, जी जायदाद पहले बच्चों के पास नहीं आती। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जायदाद पहले बच्चों के पास आती है, नहीं। पहले आपका जो कफन दफन होता है, उसके बाद आप जो कर्जा होता है वो उतरता है। अब कर्जे में भी अगर उसने बीवी का हक महर भी अदा नहीं किया तो वो उस कर्जे में जाएगा। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि जी जायदाद फौरी बढ़ जाती है, पर उसके बाद कहते हैं जी कर्जा किस बच्चे ने अदा करना है। हाँ, ये नहीं। उसके बाद फिर जो है आपकी विल आती है जी। तो अगर आपने ट्रस्ट के नाम की है या उनको, तो फिर वहां पे ले जाएगी, पहले नीचे नहीं आएगी जायदाद। हाँ। उसके बाद माँ बाप आते हैं, हम इस चीज को स्किप कर रहे हैं। जी जी। बच्चों से पहले आपके माँ बाप आते हैं अगर जिंदा हैं। माँ बाप के बाद आपकी वाइफ या हस्बैंड, अगर बीवी की जायदाद है तो हस्बैंड। अच्छा जी। माँ बाप का 1/6% आता है और वाइफ एंड हस्बैंड का 1/8 यानी 8वां हिस्सा। देखिए मुझे एडवोकेट साहिबा ये भी बताइएगा, जैसे अगर मियाँ मर जाए तो देखिए उसकी जायदाद चली जाती है उसकी बीवी के पास जो उसकी बेवा होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर औरत मर जाए तो जो और उसकी जायदाद हो तो फिर वो किसके पास जाती है? वो मियाँ के पास वैसे ही जाती है? नहीं, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। ये इसी प्रोसेस से होता है कि बीवी का भी वही, अगर बीवी की डेथ होती है वो भी इसी प्रोसेस से होगी। सबसे पहले कफन दफन, फिर विल, फिर ये चीजें। हस्बैंड के पास सिर्फ 8वां हिस्सा है। 8वां हिस्सा और बीवी के पास औलाद। हाँ, और अगर औलाद नहीं है तो फिर चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा मिलेगा। ओके। उसके बाद औलाद के पास जाएगा। कॉलर हमारे साथ मौजूद है नफीसा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शुक्र। नफीसा जी क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं पूछना चाहूंगी कि मेरे फादर की आज से 10-15 साल पहले डेथ हुई, तो हम यानी मैं एक ही बेटी हूँ और मुझे ये कह के हिस्से विरासत में हिस्सा ना दिया गया कि जी आप बेटी हैं। और दूसरा ये है कि जब बड़े बेटे की पहले डेथ हो जाए और दादा की बाद में हो तो कानून है कि बेटी अपने दादा के विरासत के हकदार नहीं है। मुझे बस ये कानून पूछना है शरीय एतबार से भी और वैसे भी। आप बेटी किसकी बात करें? क्योंकि हमने बेटे के हवाले से तो बात कर दी है। मैं बेटी हूँ, अपने वालिदैन की एक ही बेटी हूँ। मेरे फादर की डेथ हो गया 10-15 साल पहले, तो मेरे दादा ने मुझे ये कह के हिस्सा नहीं दिया कि आप जो है ना विरासत की हकदार नहीं है, क्योंकि बड़े बेटे की पहले डेथ हो जाए और बाद में हो, यानी दादा बाद में हो तो। ओके ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया मैं, क्योंकि देखिए हम पोते के वाले से बात करते हैं कि पोता हकदार, ये तो फिर पोती आ गई है। तो ऐसे केसेस तो उसे ये बताएं। अच्छा, एक छोटा सा शमीम वाले मामले में मैं चाहूँगा, शमीम यहाँ बैठी हुई भी है। अभी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ना, वहाँ पर एक 2-4 इस तरह के केसेस में बैठा हुआ था, वहाँ पर आए। तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि इनके लिए एक बेहतरीन फोरम वो भी है। सिंध गवर्नमेंट खुद उसमें बड़ा अच्छा फैसिलिटेट करती है। तो ये अगर वहाँ जाएं, क्योंकि इनको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर लॉयर्स भी मिलते हैं, जाहिर सी बात है वो फ्री हैं और इनको असिस्टेंस भी मिलेगी। क्योंकि एक तो ये लीगल चीज़ें हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमने 2-3 पहले भी देखी हैं। फैमिली में बहन भाइयों ने क्या किया कि आपस में मिले और 1-2 को बीच में से निकाल दिया। अच्छा, विरासत भी बनवा ली, हेयरशिप कैसे बन गई आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आती, लेकिन वही बात है अभी सारे बाहर भी रहता हूं, मुल्क से बाहर भी रहता हूं, वो उन्होंने कर आके तो वो सब कुछ करके प्रॉपर्टी सेल करके फौरन दूसरी प्रॉपर्टी परचेज भी किसी और के नाम से की कि जनाब हम
पे कभी, अच्छा वो कोर्ट में केस भी चल रहा, उसमें भी काफ़ी सारी मैं समझता हेल्प हो रही है। और ये हकीकत बात है जो मैडम ने भी कही कि आपको जाके नादरा से अपना प्रॉपरली सारी चीज़ें निकलवानी चाहिए, और ये बड़ी हेल्पफुल, क्योंकि आपने 5 साल तक, मुझे तो एक तो पहले मैं उधर भी सवाल कर रहा था बार बार, लेकिन चूंकि चल 5 साल आप खामोश बैठी रही, जब तो उस टाइम भाई आपका जिंदा था, कराची में ही था, कहीं भी था, आपको ढूंढना चाहिए था और आपको फौरन उनको नोटिस करना चाहिए था किसी भी वकील के थ्रू। लेकिन अभी भी आप इसके लिए फाइट करें, और सिंध गवर्नमेंट का जो मैंने बताया ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, आप चाहे बात मुझसे उनका पूरा एड्रेस भी मैं आपको दे दूंगा, और क्लिफ्टन में उनका ऑफिस बना हुआ है। ठीक है, हेल्प देंगे। मुझे बताइए, जैसे अभी नफीसा जी की कॉल आई है, अब वो पहले जैसे हम बात करते थे कि पोते का जायदाद में से से, अब वो पोता नहीं है, ये पोती है, एक ही बच्ची है, आप इनके लिए बताएं। सेम हुक्म में पोता हो पोती हो, बात वही है कि जब उनके जो हस्बैंड थे वो अपने वालिद के बेटे, तो दादा का इंतकाल बाद में हुआ, बेटे का पहले हो गया, तो पोता पोती उसमें सेम है। हाँ, पोता पोती भी सेम है, ठीक है। तो बस इसमें एक छोटी सी मैं क्लियर करूँ, जो आप सवाल कर रहे थे ना कि किसी को कोई किसी रिफाई काम में पैसा लगाना चाह रहा है, वो वक्फ कहलाता है ना। जी। अपनी ज़िंदगी में वक्फ कर दिया, कोई बहुत से लोग चाहते हैं कि उसका पैसा किसी हॉस्पिटल में किसी मस्जिद में लग जाए, तो वहाँ भी बात वही आ जाएगी कि अगर उसने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद ये फला जगह लगे, तो सिर्फ 1/3 के अंदर तो उनकी वसीयत होगी, बाकी इंतकाल करते वो सारा माल मिरास बन जाएगा। हाँ, तो 1 लाख है तो 1 लाख में 25,000 में तो चले, वो तो मस्जिद में लगा दिया, वक्फ में लगा दिया किसी में, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने पेपर बनवा दिए वक्फ के कि किसी हॉस्पिटल के नाम कर दिया कि जी मैं इसको वक्फ करता हूँ, अब वो उसमें फिर किसी वारिस का हक नहीं रहता, वो बात आगे ज़िंदगी की। लेकिन उसमें भी बात आगे जो मैडम ने कही थी कि वो बहुत ओल्ड एज ना हो, बूढ़े ना हो, वो ना हो कि पता लगा उस एज के अंदर उन्होंने बाकी औलाद को महरूम कर दिया। चूँकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि तुम्हारी मौत इस हाल में वाक़ हो कि तुम अपनी औलाद के लिए, अपने वरसा के लिए माल छोड़ के जाओ, ये बेहतर है उससे कि यतकफ़्फ़ून अन्नास, कैसा ना तुम्हारे औलाद बाद में लोगों के सामने हाथ फैलाए, हथेलियाँ फैलाती फिरे, तो तुम उनके लिए मेरा छोड़ के जाओ। हाँ, तो ये ना करें कि भाई आप वक्फ करके चले गए। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और एक वक्फे के बाद हम वापस आते, कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद थी नफीसा, और वो पोती के दादा की जायदाद में आपके वाले से बात करी, सर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रही थी। जी। देखिए, शरई तौर पर जैसे सर ने कहा कि नहीं होता, लेकिन कानूनी तौर पर आप बिल्कुल उसमें अपना हिस्सा ले सकती हैं। आप फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 का जो सेक्शन 4 है वो आपको इंटाइटल करता है कि आप आके अपना हिस्सा ले सकती हैं। सही, ठीक है, इसका मतलब है हमें कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। अच्छा, बहुत सारी जगहों हमने देखा है कि बच्चे कोशिश करते हैं कि माँ बाप की वसीयत को किसी न किसी तरीके से चेंज करने की कोशिश करें, कोई रद्द-बदल धोखाधड़ी करने की कोशिश करें, वो भी उस वक्त जब वो बिल्कुल वफ़ात के बहुत करीब होते हैं। हमने देखा भी है कि लोग कोशिश करते हैं कि उस वक्त इनफैक्ट मरे हुए वालिदैन से भी लोग उनके जो है वो थंब प्रिंट्स लगा रहे होते हैं। तो इसमें बताएं कि ज़िंदगी की बिल्कुल आखिरी अय्याम में जो आप वसीयत करेंगे वो क्या वो काबिल अमल होगी? शरण, ये मरज़ुल वफ़ात कहलाता है ना। किसी एक्सीडेंट हो गया, सीवियर कंडीशन में, पता है कि उसकी डेथ हो सकती है, उस वक्त उससे वो पेपर साइन करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं, कैंसर पेशेंट आखिरी वक्त है या ओल्ड एज, सही तरीके से होशो हवास में ना हो और तकलीफ में। तो शरण तो हुक्म ये कि मरज़ुल वफ़ात में उसकी वो वसीयत या कोई भी उसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लेकिन ज़ाहिर है कि पेपर पे साइन कर रहा है तो वो एक लीगल उसकी हैसियत बदल जाएगी कि किसी डॉक्यूमेंट में उसने साइन कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ख़ास तौर पर उस सूरत में कि जब कोई एक अपने नाम कराना चाह रहा हो, लेकिन सबके बेनिफिट में कोई ऐसी चीज़ है कि सब वरसा चाह रहे हैं कि कल को उलझाव में ना जाएँ और सबकी रजामंदी से कोई इस तरह काम किया जा रहा है, उसमें नुकसान नहीं है। क्योंकि यहाँ के कानून इतने उलझे हुए हैं ना कि अगर दुनिया से कोई शख्स चला गया, अब उसके सारे माल बंटवारे में वो एक तवील जिद्दोजहद करनी पड़ती है। सबकी ख्वाहिश है कि आप इनसे साइन करा लें ताकि किसी एक का नाम हो जाए, बाद में सबको तकसीम हो जाए, तो वो बिल्कुल उसका जाविया दूसरा हो जाता है। तो वो तो उसकी इजाज़त है, लेकिन शरीय तौर पर हुक्म यही है कि किसी एक को अगर कोई वो हिबा कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है, वसीयत कर रहा है, फलां को दे रहा हूँ, मैं मस्जिद में दे रहा हूँ, फलां कर रहा हूँ, तो बीमारी की हालत में ये वसीयत काबिल अमल नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, अक्सर ये भी होता है कि किसी शख्स की डेथ के बाद उसके जनाजे में पता चलता है कि जी उनकी निकाह में कोई और ख़ातून भी थी और उनके और वारिस भी मौजूद हैं। तो फिर ऐसे में मतलब वो फैमिली जो कि अनाउंस्ड फैमिली हो, लोगों को पता हो, ऐसे में वो फैमिली जिसको अनाउंस भी ना किया गया, वो निकाह जिसको अनाउंस भी ना किया गया, वो बच्चे जिनके बारे में लोगों को पता भी ना हो, तो क्या उनका भी जायदाद में वैसे हक होता है? बिल्कुल है।
क्योंकि जैसी वो फैमिली है वैसे ये भी फैमिली है, बस हिडन है तो क्या हो गया। हाँ। ये तो निकाह में अगर उनके पास वैलिड निकाह है तो उस विडो का भी एज इट इज राइट बनेगा, जैसे माशरे में जो शनाख्त याफ्ता बीवी है उसका भी उतना ही हिस्सा है जितना इसका बनेगा। और सेकंड, बच्चे भी लीगल हेयर्स हैं। अगर विडो सपोज कहा जाता है अगर विडो के पास निकाह नामा नहीं है, ओरली निकाह हुआ था, तो उसको तो चले साबित करने में एक टाइम लग जाएगा कि भाई मैं इन्हीं की विडो, मगर बच्चे तो आइडेंटिटी है ना, उनका बायोमेट्रिकली जो है वो फादर वही है, डीएनए वही है, तो बच्चों का तो वही बनता है। सही, तो हिस्सा तो एनी हाउ बनेगा। हाँ, हुसैन बानो आप क्या कहते हैं? जी, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि औरत जैसे निकाह का मसला है तो ओरल निकाह अगर औरत ने कह दिया कि मेरा निकाह हुआ है तो वो मान लिया जाता है। ओके, कि निकाह के मामले में औरत की बात मानी जाती। ओके, यहाँ पे औरत का जो स्टांस है वो मजबूत कंसीडर होता है। जी, उसको सबूत पेश करने की जरूरत नहीं कि जी मेरा। उसके बाद जैसे मैडम ने बताया कि बच्चों का जो भी मेडिकल, लेकिन इसमें तो फर्ज करें अगर कोई आके किसी औरत के बच्चे ना हो, वो बोले जी मेरा तो कोई भी आ जाए, किसी अमीर शख्स की वफात की बात की मेरे से निकाह हुआ था, तो तब क्या सबूत है? कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि हमारे सामने देखा कि धोखा देके केसेस भी कितने हैं। देखिए उसमें एविडेंस चलता है। कोई जैसे इन्होंने बताया कि जायदाद के अंगूठे लगाए जाते, उस सूरत में भी देखिए अगर आप अंगूठे लगवा रहे हैं तो 2 गवाह हर कागज पे जरूरी होते हैं। ठीक है। और दूसरा साउंड माइंड होना, जैसे अब वो डेथ सिचुएशन पे है और आप उनसे अंगूठे लगवा रहे हो तो वो साउंड माइंड तो नहीं है ना उस वक्त, या आपके पास 2 गवाह कहाँ हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट तब वैलिड होता है जब आपके पास 2 गवाह मौजूद है। तो इसी तरह इस केस में भी है कि उसके गवाह, अगर कोई 2 आकिल बालिग मुस्लिम शख्स उस पर गवाही दे तो जाहिर है मान लिया जाता है। वैसे जिंदगी में भी एक्सेप्टेबल है। वैसे तो डेथ की बात हो रही है कि औरली लड़की कह दे कि मैं उनसे निकाह करती हूँ, लड़का कहता है कबूल करता हूँ गवाहों के साथ, जी, तो वो एक्सेप्टेबल है कानून आने जी जी ठीक, सही, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, शर्म तो है काबिल कबूल। देखिए हमारे पास ऐसे हुई है, मगर ऐसे मामलात में अक्सर ये होता है कि फिर उनको ख़त्म करने के लिए एक जाली डाइवोर्स डीड भी लगाए जाते हैं कि नहीं भाई ठीक है, माना बच्चे भी हैं, अब हम ज़्यादा बहस नहीं कर सकते, चलो आप इसकी बीवी भी होंगी, आपके बच्चे भी होंगे, मगर जाने से पहले तो ये आपको तलाक दे गए थे। फिर आते हैं जाली तलाकनामे बीच में। ओके, तो चीज़ें इस तरह भी काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये तो वैसे कितना फिर गुनाह है कि आप किसी उसके हक से दस्तबरदार कर रहे हैं। नहीं है, अगर देखें यहाँ कोई इशू तो लोग पैसे देके झूठी गवाही भी दे देते हैं। वैसे एक वाकया मुझे याद आ गया, मुझे अच्छा खासे मिलीनियर थे वो, और उनको गन पॉइंट पे किडनैप किया गया और उनको ले जाके निकाहनामे साइन कराया गया और फिर बीवी ने क्लेम किया। हाँ, पूरा गैंग था और अदालत ने क्लेम किया कि उनकी जायदाद पर ये वो बड़ा लंबा केस चला, बड़ी मुश्किल से उनकी जान छूटी। तो वो एक फ्रॉडी ग्रुप था पूरा, उस खातून ने पूरा ग्रुप के जरिए उनको किडनैप करवाया और उनको काफ़ी दिन तक वो रखा, टॉर्चर किया कि इतने दोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे, और फिर निकाहनामे साइन करा के ये प्रूफ किया अदालत में कि जी हमारा ये इससे निकाह हुआ, ये दे। फिर वो एंड तो मुझे याद नहीं, लेकिन बहरहाल कई साल में उनकी जान छूटी थी इस केस से। तो ऐसे भी होता दुनिया में। कैसे कोई दे दिला के छूटी थी या फिर दिए बगैर ही छूटी? हाँ, तो उसके बगैर कैसे होती हो, तो इतना जहनी टॉर्चर और ट्रॉमा के वो हद से ज़्यादा परेशान, भी बहुत शरीफ इंसान थे। अब ज़ाहिर उनके पेट्रोल पंप वगैरह था, इस तरह की चीज़ें, तो औलाद उनकी कुछ थी ही नहीं, उस तरह को उठा के ले गए और उस तरह करा लिए। तो ये भी दुनिया में होता है। किस किस्म की धोखाधड़ी थी? अच्छा, नौशीन हमारे साथ एक और केस यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम सलाम। जी नौशीन, अब मेरे जो फादर हैं वो 2 भाई हैं, ताया और मेरे फादर। तो मेरे फादर को बहुत ही अर्ली एज में ना बाईपास हुआ उनका। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि मतलब मेरी 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, मेरी बेटियों का क्या होगा मेरे बाद अगर मुझे कुछ हो गया। तो मेरे जो ताया थे ना, उन्होंने बस पता नहीं उनको बातों में लगाया या क्या किया, या वर्गलाया या डराया, उन्होंने ना जो नीचे का पोर्शन हमारा जहाँ हम रहते हैं उस पोर्शन को भी अपने नाम करा लिया कि जो है ना तुम्हारा कुछ पता नहीं है, अगर तुम्हारी बेटियों को कुछ हो, मतलब तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बेटियां दरबदर हो जाएंगी, और इनका कोई भाई नहीं है तो तुम कैसे इनको वो करोगे, तो मुझे ना इनका सरपरस्त बना दो। अच्छा। जैसे ना मैं ताया भी हूँ और मेरा सगा खून है, तो तुम सरपरस्त बना दो। मेरे वालिद साहब ने डर और खौफ के उसमें आके ना कि मेरी इतनी अर्ली एज में मुझे हो गया, उन्होंने कर दिया। और ये बात हमें नहीं मालूम था, ना हमारी मदर को पता थी। अच्छा। लेकिन अब जैसे जैसे मेरे फादर की बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो गई कि वो बिल्कुल सेंसलेस हो गए, कि वो उनको पता नहीं होता सुबह खाना खाया नहीं खाया, वो बोल रहे होते हैं कि मैंने तो नहीं खाया, बिल्कुल उनको किसी चीज़ का होश नहीं है। तो अब जो है ना हमारे यानी कि हम बहनों की शादी का सिलसिला शुरू हुआ है,
तो अब जब हम रह रहे हैं वहाँ पे तो हमारे ताया हमें जोर दे रहे हैं कि ये पोर्शन तुम लोग खाली कर दो, यानी कि हमारी मदर को भी कह रहे हैं कि तुम भी निकलो यहाँ से, क्योंकि जो है ना ये तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं है और तुम्हारे मेरे भाई ने मुझे ये पोर्शन मेरे नाम कर दिया, मेरे बेटे भी हैं, मुझे अपने बेटों की शादियाँ करनी है, तो तुम्हारी बेटियों की शादी हो जाएंगी, तुम तो वो तो चली जाएंगी अपने घरों को, तुम भी ये पोर्शन खाली करो। तो जब हमने बात की उनसे कि भाई ऐसे कैसे खाली कर दें, ये तो हमारा पोर्शन है, तो उन्होंने फिर वो वसीयतनामा में दिखाया कि देखो इसने तो अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ कर दिया है, ये सिग्नेचर है, ये सब कुछ है। जब हमने वकील से बात की तो वो कहते हैं कि जब ऑलरेडी वो सब कुछ कर चुके हैं तो आप क्या कर सकती हैं, आप किस तरह क्लेम कर सकती हैं कि ये सच है या झूठ है। नहीं, वसीयतनामा है या लिखवाया है उन्होंने, एफिडेविट जैसे बनवाते हैं ना, लेकिन जब जिंदा है तो वसीयत कैसे काम कर रही है? लेकिन वो यही शो आपके वाले आप माइक में बताइए, आपके वाले जिंदा है अभी ना? जी जी जिंदा हैं, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है तो अभी वो गार्डियन नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। अभी तो हाथ तो मारने मतलब ये होता है कि जो एफिडेविट बनवाया है ना उसमें एज अ गार्जियन और ये कि भाई ब्लड रिलेशन भी है, मैं ताया हूँ, बड़ा हूँ, नहीं बेटियां भी तो बालिग है ना, बेटियां कोई छोटी तो नहीं है ना, बालिग है बेटियां। ऐसा थोड़ी खुदा न खास्ता कि माशरा हमारा, लेकिन वो ये कहते हैं ना कि हम जब तुम लोग छोटी थी, तुम बालिग नहीं थी उस वक्त ये मैंने एफिडेविट बनवाया, तो गार्डियनशिप तो खत्म हो गई 18 साल के बाद, अब आप बालिग हो गई और बेसिक उस चीज पे वर्ड केस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, वो आपको दस्तबरदार कर ही नहीं सकते आपके उससे, और जल्दी करें। हाँ, ये सिर्फ हमारा सही है ना कि हम वो दस्तबरदार भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी भाई जिंदा है। और दूसरी बात ये इसी से ही मेरा एक और सवाल भी कि अक्सर मैंने देखा है कि वो भाई जिनकी बेटियां होती हैं और जब उनकी डेथ हो जाती है तो इसमें हमने देखा है कि बाकी जो बहन भाई हैं ना वो भी विरासत में और अपने उस भाई की जायदाद में हक मांगने के लिए आ जाते हैं। बनता है, उनका हक बनता है जी। हाफ अगर एक बेटी है तो उसको हाफ हिस्सा जाएगा, हाफ हिस्सा नहीं जाएगा, पूरा हिस्सा नहीं जाएगा, हाफ हिस्सा जाएगा। शरीयत के मुताबिक भी उसको हाफ हिस्सा जाएगा। अगर 2 बेटियां हैं तो 2/3 जाएगा बेटियों को, ठीक है। और अगर 3 मुझे फिर ये बताएं, मतलब वो बहुत से लोग जिनकी बेटियां हैं अगर, ठीक है, और उनके बहन भाइयों का मतलब जिनका ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं बनता कि वो उनको कोई कुछ ओ नहीं करते, वो अगर मर जाते, ज़िंदगी से चले जाते हैं और उनकी फिर 3 बेटियां और फिर आगे ये बहन भाई सारे आ जाते हिस्सा मांगने के लिए, तो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी बच्चियों की ज़िंदगी को सिक्योर कैसे कर सकता है कि मेरी बच्चियों को वो मिल सके सब कुछ जो कि मेरा है? कर दे। हाँ, अगेन वही आंसर है, हिबा कर दे। क्योंकि ये तो बड़ी खौफनाक बात है। शरीयत तो फिर देखें मसला फिर वहाँ आया था, हिबा कर दिया, बेटियां शादीशुदा है, अब दामादों को नहीं पता होता कौन किस नियत का है, बहुत से दामाद डिमांडिंग शुरू कर दें, बेचो अब हमारा हिस्सा दो, ये भी चक्कर आ ये है। बिल्कुल, ये मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ। हमारे यहाँ जब फिर वो लड़की शादी होके जाती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा, हालांकि अच्छा होना चाहिए कि चलो जो, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो। क्योंकि जब मैंने ये सीन देखा था, मेरी वालदा की जब डेथ हुई उसके बाद हम सारी फैमिली मेम्बर्स जब नादरा के ऑफिस में बैठे हुए थे तो एक फैमिली आई हुई थी जो कि मुसलसल इस बात से बहस कर रही थी और वो कह रहे थे कि अच्छा जी आपके भाई की डेथ हो गई है, 2 बुजुर्ग सी खवातीन थी और एक बुजुर्ग से अंकल थे, और वो उनसे कहते नहीं जी हमारे बड़े भाई की डेथ हो गई है तो फिर हमने जायदाद कर, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो 3 बेटियां वो किधर, तो उन्होंने कहा उनकी शादी होगी, उन्होंने कहा नहीं आप उनको लेकर आए फिर हम देखेंगे कि क्या है। तो वो मुझे उस टाइम पे ऐसा हुआ कि ये क्या सीन हो रहा है ना, कि ये कैसे जायदाद को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसकी बच्चियों को ही नहीं लेकर आ रहे, तो इसका मतलब ये एक तरह से इलीगल वे भी है कि आप अपने भाई की जिंदगी में, मतलब बहुत से लोगों को देखती हूँ कि वो अपने वैसे जीते जी तो भाई को कभी पूछते नहीं है, जब वो मर जाते हैं तो जायदाद मांगने के लिए वो हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं। यही होता है और हिस्सा बनता भी उनका बनता है शरई तौर पे, लेकिन ज्यादा नहीं बनता ना। फिर तो भी जितने लोग मुझे देख रहे हैं और आपकी सिर्फ बेटियां हैं और आपको लगता है कि आपके जाने के बाद आपके दूसरे रिश्तेदार आके हिस्सा ना मांगे जी, तो अपनी बच्चियों को हिबा करते हैं, बिल्कुल, मतलब गिफ्ट करते हैं। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। अच्छा, ये सारे मसलक में आती है या फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है? ये देखिए ये हर मसलक, ये सारे मसलक में, हर फिक्र में ये चीज़ है, तमाम मसालिक में नहीं कि आप बाकी बहन भाई आ सकते हैं हिस्सा, जैसे शिया मसलक है जी, तो उसमें बेटी का भी मतलब उतना हिस्सा होता है जितना बेटे का होता है, वो अलग है, उसमें इक्वल है, वो डिफरेंट है, लेकिन उसमें आके यू क्लेम नहीं कर सकते बहन भाई आके जी, नहीं उसमें नहीं क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि बेशक बेटा ना भी हो, बेटियां हैं, उनका हिस्सा है वो उनका इक्वल बेटे के बराबर ही मिलता है, जो हमारे यहाँ मिलता है ना उतना ही बराबर उनको मिलता है, बेशक बेटा ना भी हो वो उतनी हकदार है, बिल्कुल आएगा।
और दूसरा अगर ये जो अभी आप बता रही हैं कि अगर बेटा ना हो 3 बेटियां हैं तो ये भी सेकेंडरी ऑप्शन है कि बहनें आती हैं या और ख़ानदान के अफराद आते हैं, वो सेकेंडरी ऑप्शन है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनकी अपनी विडो और बेटियां ही होंगी। सही। अच्छा, यहाँ ये वजाहत कर दूँ, अच्छी बात याद आ गई कि हिबा में बेटा बेटी इक्वल होंगे। अगर ज़िंदगी में कोई गिफ्ट कर रहा है तो बेटे को 1 लाख मिल रहा है, 1 करोड़ मिल रहा है, तो बेटी को 1 करोड़ 1 लाख मिलेगा। उसमें वो आधा उसका चक्कर नहीं डबल का ज़िंदगी में। मरने के बाद फिर ये फ़र्क आता है कि बेटी को 50 अगर लाख मिल रहे हैं तो बेटे को 1 करोड़ मिलेगा, ये होता फ़र्क। सही, ठीक है। और जैसे उन्होंने कहा कि अभी जैसे फ़िक़्ह जाफ़री ने बताया कि बेटी को पूरा हिस्सा मिलेगा। जी जी। और फ़िक़्ह हनफिया में ये है कि अगर जो बेटियां हों उनको फिर वैसे इंतकाल के बाद आधा होता है और मर्द का उसके मुकाबले डबल होता है। देखिए कितनी ऐसी बातें हैं जो कि वाकई हम भी अपने शो के थ्रू सीख रहे हैं। और बच्चियों को देखिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने इस टाइम में बच्चियों को सिक्योर करें, औरतों को सिक्योर करें, क्योंकि होता ये क्योंकि वो बड़ा एक वीक होता है, फरीक होता है, तो सबसे पहले तो कोशिश होता है कि उसी को बाहर निकाल के फेंक दें। लेकिन नहीं, अगर आप अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटियों को, अपनी भांजी भतीजियों का हक मारने की कोशिश करेंगे तो चलें, वो इस दुनिया की बात है ना। और दुनिया में भी काफ़ी मतलब 10-10 साल की सज़ाएं भी हैं, 10 लाख भी है। और लेकिन आप जो अगले जहान में जो आपके साथ होगा वो तो फिर अल्लाह ही जाने। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों के हिस्सों से नज़र हटा के शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।